हेलो एवरीवन। पोस्ट जीएसटी रेट कट के बाद हमने देखा कि सारे ओईएम्स, चाहे वो फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हो, टू व्हीलर बनाते हो या फिर इवन कमर्शियल व्हीकल बनाते हो, सब ने एक अच्छा नंबर कोट किया है इन दिसंबर मंथ। जिसमें आप देखोगे कि टीवीएस ने 27% की ग्रोथ दिखाई है इन दिसंबर मंथ। हीरो मोटोकॉर्प ने 40% की दिखाई है। और हमने देखा कि पूरा ही ओईएम स्पेस, स्पेशली जो आईस व्हीकल बनाता है, उसमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। बट इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज को प्रॉब्लम होगी? बट नहीं, एथर एनर्जी ने भी अपने कॉन में बोला कि पोस्ट जीएसटी रेट कट के बाद, जिसमें जीएसटी जो है 28% से कट के 18% पे आ गया था उन बाइक्स पे जो 350 सीसी से नीचे थी, उनकी डिमांड तो बढ़ी है, बट एथर की खुद की व्हीकल्स की डिमांड कम नहीं हुई है और उन्हें उसकी वजह से अपना सेलिंग प्राइस एएसपी कम नहीं करना पड़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इवन आफ्टर जीएसटी रेट कट कैसे एथर एनर्जी ने अपनी डिमांड को बरकरार रखा। इवन उनकी डिमांड जो है वो और बड़ी है, और हम वो देखेंगे कैसे। सो इस वीडियो में हम लोग एथर एनर्जी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका आउटलुक क्या है आगे के 2 और 3 सालों में। एथर एक प्योर प्ले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। प्योर प्ले का मतलब होता है खाली वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाता है, एज कम्पेयर टू हीरो जो पेट्रोल वाली भी बनाता है, इलेक्ट्रिक वाली भी बनाता है, और टीवीएस जो पेट्रोल वाली भी बनाता है और इलेक्ट्रिक वाली भी बनाता है। एथर जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक बनाता है। जीएसटी रेट कट के वजह से जो पहले 1 लाख की बाइक पे 28,000 जीएसटी लगता था, वो कम होके 1 लाख पे सिर्फ 18,000 का लगेगा। तो आपको 1 लाख की बाइक पे 10,000 रुपये की सेविंग्स हो रही थी पोस्ट जीएसटी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते ही इसलिए थे ताकि वो हमें सस्ती पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। आज का कस्टमर जो है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को एज अ टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उसकी कम नहीं हो रही है, उससे नहीं देखता कि मुझे को खर्चा कम पड़ेगा उसमें। एक पोस्ट परचेज रैशनलाइजेशन है कि मैं दूसरे लोगों को बता दूंगा कि देखो मेरी ईवी जो है मेरे को कॉस्ट सेव कर रही है। बट मेजर रीज़न अभी ईवी लेने का टीसीओ, मतलब खर्चा मेरा बचेगा, उसका नहीं है, बट परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस, इसकी वजह से जो है, और टेक्नोलॉजी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, इसकी वजह से इंडियन कस्टमर आज ईवी परचेज कर रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूटीज। सो बिफोर वी गो ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst. Second, Aether Energies is not in my personal portfolio. एथर के दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एक है रिश्ता और एक है 450। जब एथर ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 5-6 साल पहले, तो उन्होंने अपने दिमाग में रखा था कि एक हाई टेक्नोलॉजी वाली और एक हाई रेंज वाली स्कूटी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उन्होंने 450 निकाली। अब 450 एपेक्स में क्या था कि टेक्नोलॉजी भी हाई थी और रेंज भी हाई थी। रेंज मतलब आपकी 180 के अराउंड हो रेंज, और टेक्नोलॉजी में मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर पैक्स हो उसमें, और परफॉर्मेंस अच्छी हो, टॉर्क अच्छा हो। बट लेटर ऑन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी टेक्नोलॉजी अगर हाई भी चलेगी और रेंज थोड़ी कम भी चलेगी और थोड़ी सस्ती होगी, तो वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट इनका काफ़ी पिकअप कर सकता है। तो उन्होंने 450X निकाला वहाँ पे, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी भी हाई थी, रेंज भी हाई थी, तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। जब आपकी रेंज थोड़ी सी कम होगी, तो आपको आपकी ईवी बनाने में सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है उसकी बैटरी की। थोड़ी कम सेल वाली बैटरी आपको लगेगी, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो भी घर में स्कूटी लेते हैं, वो स्कूटी का पर्पज़ होता है ताकि आप उसमें स्टोरेज ज़्यादा हो, आप कैरी कर सकते हो, और आपको भले टॉर्क इतना नहीं चाहिए लेकिन रेंज भी इतनी नहीं चाहिए। बस आप ये स्टोरेज वाला काम कर सको, सब्ज़ी ला सको और ये कर सको, और थोड़ा लोकल का काम कर सको। तो एथर ने रियलाइज़ किया कि उनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कोई भी होम होमली होम यूज़ के लिए कोई स्कूटी नहीं है। तो उन्होंने फिर लॉन्च करी लास्ट ईयर रिश्ता, लास्ट टू लास्ट ईयर रिश्ता। अब रिश्ता देखो आप, उसका स्कूटी का डिज़ाइन और एपेक्स ये 450 के डिज़ाइन में देखो आप कि इसमें ये थोड़ा-सा आपको बैक सपोर्ट भी मिलता है, देन थोड़ा आपको इसका स्टोरेज एरिया भी ज़्यादा है, थोड़ी इ यहाँ पे आगे कोई बच्चा खड़ा भी हो सकता है और यहाँ पे स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे। तो एक होम यूज़र्स के लिए जो था, उनके लिए उन्होंने प्रोडक्ट निकाला।
फिर अभी उन्होंने 1-2 क्वार्टर्स पहले रियलाइज़ किया कि उनके पास एक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो लो टेक हो और मी रेंज भी ठीक-ठाक हो। तो उन्होंने 450S करके एक और प्रोडक्ट निकाला। अब जैसे-जैसे ये फीचर्स कम कर जाएँगे, रेंज कम करते जाएँगे तो वो सस्ती भी पड़ती जाएगी। इसलिए 450X जो है वो आपको उस रेंज में मिलेगी 1,60,000 में, और 450S जो है वो आपको कम रेंज में मतलब 1,20,000 1,10,000 से भी स्टार्टिंग हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी सिर्फ़ 5% लगता है और आपको थोड़े इंसेंटिव भी मिलते हैं जो आपको सब्सिडी वगैरह मिलती है। अब तो ख़ैर वो खत्म हो गई। तो आप देखो कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो चारों क्वाड्रेंट में मोस्टली लाई करते हैं। आप 450X को थोड़ा इधर भी कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो, रिश्ता को थोड़ा इधर भी कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो। देन 450X को भी इधर-उधर कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो चारों क्वाड्रेंट को कट अक्रॉस करते हैं, जिसमें हाई टेक और हाई रेंज वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लो टेक हाई रेंज वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब उसके साथ-साथ उन्होंने और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च शुरू हुए, क्योंकि उनके शुरुआत में एक ही प्रोडक्ट था 450, तो उसके बाद उन्होंने लॉन्च करे कुछ हेलमेट्स, एक्सेसरीज़ लॉन्च करी, देन बैटरी एज़ अ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बैटरी एज़ अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आप जितना चलाओगे आपको उतना ही पे करना है। अपफ्रंट बैटरी की कॉस्ट पे नहीं करनी है। तो आपको शायद ये स्कूटी 60-70 हज़ार रुपए में मिल जाएगी और फिर आप जितना किलोमीटर बैटरी चलाओगे, उतना आपको बाद में उसे पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है टीवीएस, सेकंड नंबर पे आता है हीरो एंड थर्ड नंबर पे आता है एथर। बट टीवीएस और हीरो के पास ना अपना एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ऑलरेडी एसेट्स लगे हुए हैं उनके, रिसोर्सेज भी सेम है। तो वो क्या करते हैं कि वो सेम रिसोर्सेज यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका जो एबिटा आता है वो भी पॉजिटिव आता है, या फिर नेक टू नेक 0% पे है। इन सब के बावजूद भी एथर जो है वो कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर है ना वो इंक्रीज करता जा रहा है। आप देखो कि लास्ट ईयर Q1 ऑफ FY 25 में उनके पास 7.6% ही मार्केट शेयर था। वो बढ़ के Q2 ऑफ FY 26 तक 17.4% तक हो गया है। अब ये कुछ तो हुआ है कि इनकी जो एक्जिस्टिंग स्टोर्स थे साउथ में, वहाँ पे इनका मार्केट शेयर बढ़ा है थोड़ा-सा। बट इन्होंने क्या किया है ना कि अपने एक्सपीरियंस सेंटर मतलब अपने स्टोर्स जो हैं, वो मिडल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी खोलने शुरू करे। क्योंकि एथर जो था वो स्टार्ट हुआ था साउथ से, तो इनका साउथ में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट ये अभी एक्सपैंड कर रहा है, मिडल इंडिया में फ़ोकस है इनका और उसके बाद ये एक्सपैंड कर रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो आप यहाँ पे देखो कि उनके Q1 ऑफ FY 25 में सिर्फ़ 218 स्टोर्स थे और देखो इस टाइम तक Q2 ऑफ FY 26 तक 524 है और मैनेजमेंट गाइड करता है कि इस साल के खत्म होने तक हम 700 भी कर देंगे। और ये आप नए स्टोर लगाओगे, आपका प्रोडक्ट वायबल है, आपका प्रोडक्ट बिक भी रहा है, आपको अच्छी एक एवरेज सेलिंग प्राइस में मिल रही है, क्योंकि इनकी सारी स्कूटीज़ जो हैं वो 1 लाख से अबव है। कुछ-कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं जो 1 लाख से नीचे भी बेचते हैं, बट उनकी डिमांड जो है वो उतनी रोबस्ट नहीं है। ऐसा ही एक प्लेयर जो है वो लिस्टेड भी है, ज़ीलियो करके, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अब आप देखोगे इनकी एग्रेसिवली एक्सपैंड और स्टोर्स जो है ना कंपनी तभी करती है जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मास्टर कर लिया हो। मतलब उन्हें समझ में आ गया हो कि अब इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैं लार्ज स्केल पे बेचूँगा तो मेरा एबिटा भी पॉजिटिव हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। और वही केस अभी एथर के साथ हो रहा है। अब आप देखोगे कि जो उनकी वाई-वाई ग्रोथ है, वो देखो Q1 में 97%, Q2 में 67%, Q3 में भी आप देखोगे कि 50% से ऊपर ही आएगी और Q4 में भी ऊपर ही आएगी। क्योंकि आपने इतने स्टोर्स खोल दिए हैं ऑब्वियसली, तो फिर स्टोर्स में सेल्स होगी और वो सेल्स होके कन्वर्ट होके आपको अपने वाई-वाई नंबर्स में दिखेगी। हमने देखा था कि अभी तक इनके पास 524 स्टोर्स हैं। अभी प्लानिंग ये है कि 700 तक पहुँचना है। तो जैसे-जैसे ये एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलेंगे, अपने स्टोर्स खोलेंगे, वैसे-वैसे इनकी सेल्स भी बढ़ेगी। इनका जो मेजर चंक है ना स्टोर्स का, वो अभी भी साउथ में है। उनके 234 एक्सपीरियंस सेंटर्स जो है ना, वो साउथ में है। अभी क्या है ना कि इनके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इन्हें समझ में आ गया है कि इनका एक्सपीरियंस सेंटर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, क्या लोगों को पसंद आता है, क्या नहीं आता। क्योंकि अभी मार्केट में है ये 6-7 सालों से हो गया है इन्हें मार्केट में। तो ये जो नए फॉर्मेट वाले अपने एक्सपीरियंसेस सेंटर खोल रहे हैं, वो मिडल इंडिया में खोल रहे हैं। अब मिडल इंडिया में आप देखोगे आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और नॉर्दर्न इंडिया में आता है इनके कुछ 115 एक्सपीरियंस सेंटर।
तो इनका अभी प्राइम फोकस जो है ना वो मिडिल इंडिया पे है। अब यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रेजेंस बढ़ाने की, और जैसे जैसे प्रेजेंस बढ़ाते जाएंगे इन दोनों ही एरियाज में, वैसे वैसे इनका मार्केट शेयर भी बढ़ता रहेगा इन पर्टिकुलर एरियाज में, और सेल्स भी बढ़ती रहेगी। मिडिल इंडिया में इनका मार्केट शेयर देखो आप कैसे राइज किया है। इनके पास स्टोर्स भी कम थे, एक वो फैक्टर था। बट जैसे जैसे स्टोर्स लगा रहे हैं देखो आप, उनका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 14.6% तक पहुंच चुका है। साउथ में इनका अराउंड 25% है। तो इन्हें पता है कि 25% तक इनका पोटेंशियल है जाने का, अगर ये ठीक से प्ले आउट करते हैं तो अभी भी मिडिल इंडिया में काफ़ी हेडरूम है ग्रो करने के लिए। अभी 14.6 है, आप देखोगे आगे चल के क्वार्टर्स में 20% तक भी पहुंच जाएगा। इसमें देखो सिग्निफिकेंट जो ग्रोथ आ रही है ना वो आ रही है गुजरात से। गुजरात में इनका मार्केट शेयर ऑलरेडी 23% पे पहुंच चुका है। जो मध्य प्रदेश में इन्होंने देखो क्या पिकअप करा है यहाँ से, उनके पास कुछ भी नहीं था कुछ क्वार्टर्स पहले, अब 10% का मार्केट शेयर है। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी कुछ भी नहीं था एंड 14.6% का मार्केट शेयर है। इनको 25-26% तक जाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली आप रेस्ट ऑफ इंडिया देखोगे, रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब नॉर्थ वाला इनका पार्ट, उसमें भी इनका मार्केट शेयर जो ग्रो कर रहा है 3.8% से 10% तक पहुंच चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर जो इनका है वो है जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ देखो आप 3x तक की जंप आई है, 42% मार्केट शेयर, मतलब वहाँ का मार्केट लीडर ही हो गई है। देन पंजाब में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है जहाँ के 12.5% तक चले गए हैं ये। देन राजस्थान में भी अराउंड 13% तक आ गए। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये मार्केट में एंटर करते हैं वहाँ पे तुरंत ही टॉप 3 प्लेयर में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है यही होगा कि इनका प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, इनके पूरा एक्सपीरियंस अच्छा है, इनकी आफ्टर सर्विसेज अच्छी हैं, इनका बैटरी अच्छा है, और इनका ओवरऑल ब्रांड की वैल्यू है। अभी साउथ इंडिया का देखते हैं। साउथ इंडिया में काफ़ी सालों से हैं, और उस सालों में भी आप देखोगे कि 13.2% से 25% तक पे मार्केट शेयर पे पहुंच चुके हैं। और ये और अपवर्ड ट्रेंडिंग ही है, ऐसे कुछ नहीं है कि प्लेटू हो गया या फ्लैट हो रहा है। तो आप आगे वाले क्वार्टर्स में देखोगे कि और एग्रेसिवली पुश करेंगे अपने आप को, और ये 27-28% पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्टोर्स तो हैं, जैसे बैंगलोर में स्टोर्स तो हैं, बट बैंगलोर में बहुत अलग अलग एरियाज भी हैं। लाइक बेलंदूर है, HSR है, कोरमंगला है, तो ये हर पर्टिकुलर एरिया में अपना एक स्टोर खोल सकते हैं और वहाँ से इनको डिमांड आ सकती है। क्योंकि कोई भी HSR का बंदा इंदिरा नगर इधर खरीदने नहीं जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। और उतनी विजिबिलिटी नहीं होगी अगर स्टोर की, तो वो खरीदेगा नहीं। तो अगर उसी लोकेलिटी में उसे स्टोर मिल जाता है और वहाँ पे विजिट कर सकता है, टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकता है, तो यहाँ से भी ग्रोथ आ सकती है। तो इवन ये यहाँ पे 25% पे पहुँच चुके हैं, लेकिन एक सिटी में मल्टीपल स्टोर्स खोलने की वजह से ये 25% जो है मार्केट शेयर और इंक्रीज होकर 26-27% तक भी जा सकता है। ब्रांड की वैल्यू आप कैसे रिकग्नाइज करोगे? आप देखोगे कि उनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो नहीं गिर रही है। इवन GST रेट कट हुआ, दूसरी बाइक्स की वैल्यू जो थी, पेट्रोल बाइक्स की वैल्यू जो थी वो कम हुई, उनका कॉस्ट कम हुआ, स्टिल इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना वो मेंटेन रहा। और उस एवरेज सेलिंग प्राइस को ये मेंटेन करके अपना कॉग्स कम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो इनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है ना वो देखो आप 23% तक का है। और वो पहले कुछ क्वार्टर्स में FY 25 तक 19% का था, उससे पहले तो 9% का था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात देखने की है कि पहले तो इन्हें बहुत इंसेंटिव्स मिलते थे। अब वो इंसेंटिव जो है वो आगे आगे फेम सब्सिडी सब्सिडी जो मिलती थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इवन विदाउट इंसेंटिव्स भी उनका 20% का मार्जिन है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मार्जिन की वजह से ही जिंदा है। और आप देखोगे इनके जो कॉग्स है वो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हो रही है। पहले इन्हें 1,50,000 लगता था एक अपनी स्कूटी को बनाने के लिए, वो हल्के हल्के अब वो कम हो गए 1,11 पे आ रहा है। जैसे जैसे ये और R&D करेंगे, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो R&D पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और जो भी आप R&D करोगे तो आपको और अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। और उन्होंने एक EL प्लेटफॉर्म तैयार भी कर लिया है जिसमें एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन होगी, और जिसकी वजह से ये EBITDA पॉजिटिव भी हो सकते हैं आगे चल के। सिमिलरली हम देखा था कि हमारा एवरेज एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। वो इम्प्रूव होगा तो अकॉर्डिंगली EBITDA भी इम्प्रूव होगा। आप देख सकते हो कि EBITDA जो था पहले -36% था, वो अब आके -12% पे आ चुका है।
और इस क्वार्टर में Q2 में तो -10% तक आ गया है। हमने देखा था कि एथर के पास पहले सिर्फ 450 मॉडल था। उसके बाद उन्होंने देखा कि होम यूज़र्स के लिए भी उन्हें और एक प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने फिर रिश्ता निकाला। देन उनने देखा था कि हमें हमारे पास टेक, हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, हाई टेक, लो मिड परफॉर्मेंस वाले भी हैं, लो परफॉर्मेंस वाले भी हैं, बट कोई ऐसा नहीं था जो लो टेक हाई परफॉर्मेंस वाला हो। तो उन्होंने फिर एक एस वेरिएंट भी निकाल दिया, जो कि इनके पोर्टफोलियो में गैप फिल कर रहा था लो टेक और हाई रेंज वाला क्वाड्रेंट में। तो ये 450S और रिस्टा एस, ये 2 करके इन्होंने निकाले थे। इनका रेंज तो हाई है, बट टेक्नोलॉजी इसमें कम है। फिर उन्हों क्या है ना कि एक ईवी कंपनी के होने का आपका टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी इनकी आती है इनके सॉफ्टवेयर पैक से। तो क्या होता है ना कि जो भी यूज़र आता है ना, उन्हें ये पहले बेसिक वर्ज़न ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ़र करते हैं अपने अपने लो एंट्री वेरिएंट्स में, और उसके साथ एक प्रो पैक देते हैं। अब प्रो पैक जो होता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर वाली कॉस्ट है जो कि इस पे अटैच हो जाती है व्हीकल पे। उसे ये अटैच रेट्स भी बोलते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो है ना, वो उसमें उन्हें मिलता क्या है? उन्हें मिलेगा आपका लाइव लोकेशन की ट्रैकिंग, आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, आपको क्रैश अलर्ट्स मिलते हैं। देन आप देख सकते हो कि ये पार्किंग सेफ है या नहीं है। देन वॉइस कमांड्स आप दे सकते हो, वो आपसे बात कर सकता है। देन पॉट होल को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, पॉट होल अलर्ट्स हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ना, वो एक यूज़र को उस व्हीकल को यूज़ करने में बहुत कन्वीनिएंट बनाता है। और इसीलिए जो भी अ, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाता है ना, वो 80 टू 90% ऑफ द टाइम्स ये सॉफ्टवेयर पैक का भी खरीदता है, तो इसे प्रो पैक बोलते हैं। फिर एथर ने अपने हेलमेट्स निकाले, एथर हेलो एंड एथर हेलो बिट। देन उन्होंने और अपनी सर्विसेज़ को एक्सपैंड करा और उन्होंने बैटरी एज़ अ सर्विस भी ऑफ़र करना शुरू किया। अभी क्या है ना, ये चार्जर्स भी देते हैं, जो जिनका न्यू चार्जर है वो 6 किलोवाट का चार्जर, वो 2x फास्टर है पुराने वाले चार्जर से। ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठा रहे हैं विद इन द सिटीज़ और विद इन रूट्स ऑफ 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। देन उन्होंने एक बायबैक प्रोग्राम भी चालू किया है। ईवीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यूज़र को बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मेरी ईवी की रीसेल वैल्यू कितनी होगी, ये बैटरी कितने चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये कंपनी जो है ना, वो बायबैक प्रोग्राम भी करती है, जो कि आपको बोलती है कि हम लोग 50 टू 60% की आपकी कॉस्ट आपको वापस कर देंगे अगर आप 3-4 साल में हमें व्हीकल दे दो तो। तो ये बहुत सारे यूज़र्स बहुत यूज़ करते नहीं हैं इसका, बट एक एक अगर ये ऑप्शनैलिटी आपके दिमाग में है, तो यूज़र को बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है कि अच्छा 5-6 साल, 6-7 साल बाद ये स्कूटी बस एक संक कॉस्ट की तरह ना हो जाए, डब्बा ना हो जाए। तो जो कंपनी है वो ऑफ़र करती है बायबैक प्रोग्राम, और इवन वारंटी भी प्रोवाइड करती है अपनी बैटरीज़ में। और जो भी एथर की करंटली जो स्कूटीज़ हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, 6-7 साल से चल रही हैं बैटरीज़, और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो नई जो बैटरीज़ ये बना रहे हैं, वो भी उनकी भी जो लाइफ़ है वो भी ज़्यादा है पुरानी बैटरीज़ से। मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोग का जो प्रेज़ेंस है ना, वो साउथ में स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उसे और कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट जो मिडल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि मिडल इंडिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा रहे हैं, लाइक अपने एक्सपीरियंसेस सेंटर्स खोल रहे हैं। वहाँ से उनको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। देन क्या कर रहे हैं, वो अपने चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, लाइक मुंबई से पुणे के बीच में आप देखो बहुत सारे चार्जर इंस्टॉल कर रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। मैसूर से बेंगलुरु में एक ऑलरेडी था इनका। तो इनके अराउंड 4322 चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी हैं। और इवेंचुअली जैसे-जैसे ये अपने एक्सपीरियंसेस सेंटर मिडल इंडिया में खोलेंगे, नॉर्थ इंडिया में खोलेंगे, वैसे-वैसे इनका मार्केट शेयर वहाँ पे और बढ़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जैसे-जैसे पहले ये एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि एक एंट्री लेवल के मॉडल्स बिकते हैं। एंट्री लेवल के मॉडल्स बिकना शुरू होते हैं उनके शोरूम से। देन उसके बाद क्या होता है कि अटैच रेट्स आते हैं प्रो पैक के। प्रो पैक जो सॉफ्टवेयर पैक है वो, इनका एएसपी देखो कहाँ से बढ़ता है। एंट्री लेवल के जो है ना, सबसे कम एएसपी होता है, एवरेज सेलिंग प्राइस उसका सबसे कम होता है। जब प्रो पैक आएगा तो उसमें ₹20,000 और जुड़ जाएँगे। देन उस प्रो पैक के बाद वो क्या होता है ना, शोरूम इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि और हायर सेगमेंट वाली गाड़ियाँ भी बिक सकती हैं, जैसे कि हायर रेंज वाली गाड़ियाँ बिक सकती हैं, हायर परफॉर्मेंस वाली गाड़ियाँ भी बिक सकती हैं, तो वो बिकती हैं। देन फाइनली क्या होता है कि उस शोरूम को फिर
आपकी सर्विसिंग से रेवेन्यू आता है और आपकी एक्सेसरीज़ और बिकनी शुरू होती है। तो जब भी एक कोई शोरूम नया खुलता है ना, उसे 5 3 से 4 क्वार्टर लग जाते हैं अराउंड इस लेवल पे पहुँचने के लिए, जहाँ पे वो इतना कंफर्टेबल हो जाए कि आगे चल के अ, हायर टेक, हायर स्पेसिफ़िकेशन वाली गाड़ियाँ बेच सकें, जिसका उसका एएसपी जो है वो बढ़ जाए। तो जो भी इन्होंने नए-नए स्टोर्स खोले हैं मिडल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, उन्हें लगभग 1 साल लगेगा उस मैच्योरिटी ए एएसपी वाली स्टेज पे पहुँचने के लिए, जहाँ पे जो साउथ वाले स्टोर्स करते हैं अभी तक। बट हमने ये क्लैरिटी देखी कि पहले एंट्री लेवल के व्हीकल बने मिले बिकेंगे, देन उसपे प्रो पैक आएगा, देन फिर उसपे हायर स्पेसिफिकेशन वाली गाड़ियाँ बिकेंगी, एक्सेसरीज बिकेंगी और फिर फाइनली जो है वो उसपे सर्विस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होगा। अभी क्या है ना, एथर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती है और उसी की वजह से जो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उनका, वो उन्हें एक एज देता है बाकी सारी दूसरी ओईएम से। इसलिए आप देखोगे कि मार्केट शेयर जो है एथर का कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अभी क्या है ना कि उसका एबिटा जो है नेगेटिव है। मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोग इसे 2 तरीके से टारगेट कर रहे हैं। एक तो रेवेन्यू साइड पे, हम क्या करेंगे, अपना एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाएँगे। एवरेज सेलिंग प्राइस कैसे हो सकता है कि अपनी स्कूटी के प्राइस बढ़ा दो। अगर स्कूटी की प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो तो उन्हें फिर एक्सेसरीज़ दो, सर्विस की कॉस्ट दो, सॉफ्टवेयर के अटैच रेट बढ़ाओ। देन दूसरा बोल रहे हैं हम लोग कॉस्ट पे कैसे काम करेंगे कि अपना बिल ऑफ मटेरियल जो है ना, जो भी कॉस्ट स्कूटी बनाने का जो भी खर्चा आता है, उसे कम करेंगे। अब वो कैसे कम कर सकते हैं? आपका चेसिस जो है, जैसे हम पहले यूज़ करते थे, उससे कुछ बेटर चेसिस मिल जाए, जो हमें कम कॉस्ट में मिल जाए। उस पे ये काम भी कर रहे हैं, उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म दिखाया भी था लास्ट क्वार्टर और उसे ये आगे चल के अपनी स्कूटीज़ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देन फिर बैटरी की कॉस्ट आती है। बैटरी अब एलएफपी बैटरी यूज़ करने की बोल रहे हैं। अब 2 तरीके की बैटरी होती हैं। एक होती है एन एनएमसी बैटरीज़ और एक होती है एलएफपी बैटरीज़। एनएमसी बैटरीज़ होती हैं, वो महँगी होती हैं थोड़ी-सी और क्या होता है ना कि उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब एनर्जी डेंसिटी होगी तो कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकती है। एलएफपी बैटरीज़ जो होती हैं, उनकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करने में। बट अभी इन्होंने जो स्कूटीज़ में चेंजेस करे हैं, अपने प्लेटफ़ॉर्म में चेंजेस करे हैं, उसमें बड़ी बैटरी भी आ जाएगी। तो क्या होगा कि एलएफपी बैटरी जो है वो 20% कम है, कॉस्ट सेव करती हैं एनएमसी बैटरीज़ में। तो ये एलएफपी बैटरीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। देन अभी क्या होता है ना कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है। चाइना जो है वो रेयर अर्थ मेटल का सप्लाई 90% ऑफ द रेयर ऑफ अर्थ की सप्लाई होल्ड करता है। अब ये रेयर अर्थ के मट होते हैं मैग्नेट्स। ये मैग्नेट जो है ना मोटर्स में लगते हैं। अब हर इलेक्ट्रिक व्हीकल को मोटर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बैटरी एनर्जी देगी मोटर्स को, मोटर घूमेंगी। ये मोटर जो है ना, ये बहुत डिपेंडेंट है सारी ईवी प्लेयर्स चाइना पे। तो अब वो क्या कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि हम लोग हेवी 2 तरीके के रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, एक हेवी रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, एक लाइट रेयर अर्थ मेटल होते हैं। बोले कि हेवी की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा चाइना के पास है, लेकिन लाइट रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो हम लोग और भी सप्लाई चेन है और भी कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये ऑप्शंस ढूँढ रहे हैं लाइट रेयर अर्थ मेटल को यूज़ करके अपनी स्कूटीज़ में मोटर बनाने का। उससे क्या होगा कि इनकी चाइना पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी और लाइट रेयर अर्थ मेटल यूज़ करेंगे तो थोड़ा इनका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। एलएफपी बैटरीज़ अच्छी चलती हैं लाइट वाले के साथ, क्योंकि जो हाई रेयर अर्थ मेटल होते हैं ना, वो उस मोटर को ना इवन हाई टेम्परेचर्स पे भी उसका मैग्नेटिज़्म लूज़ नहीं करते। बट एलएफपी बैटरीज़ जो होती हैं वो गर्म ही नहीं होती इतनी, तो गर्म ही नहीं होंगे तो उस चीज़ का इतना यूज़ नहीं है। बट स्टिल इन्हें लाइट रेयर अर्थ मेटल से अगर ये मोटर्स बना पाएँ तो ये बढ़िया होगा और ये इस पे ढूँढ भी रहे हैं। देन अभी बोला कि जीएसटी रेट कट हुए हैं बाइक्स पे, तो उन्होंने बोला कि इससे कोई डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं आया है। उनकी डिमांड अभी भी रोबस्ट चल रही है और उनके सारे जो भी स्टोर्स थे ना, उसपे सारी स्कूटीज़ बिक गई थी उनकी। तो एज़ इफ कुछ जो जीएसटी रेट कट हुआ है, उसकी वजह से एज़ अ बहुत बड़ा इम्पैक्ट ईवीज़ पे अभी भी नहीं आया है। ईवी मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिफ्ट लिंक इंसेंटिव मिलते थे, फेम में सब्सिडीज़ मिलती थी। अभी क्या है ना कि ये सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो इस साल अप्रैल तक सब खत्म हो जाएँगी। तब भी इथर बोलता है कि हमारी तब भी मार्जिन्स जो हैं
एवरेज ग्रॉस मार्जिन जो है इनका वो भी 20% है और 21% है अराउंड, और विद इंसेंटिव अभी 23% है। बट अगर ये सब्सिडी खत्म भी हो जाती है तो इन्हें थोड़ा-सा हिट पड़ेगा 1-2% का इनके ग्रॉस मार्जिन्स पे। बट ओवरऑल ये एक इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी पे है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना, और इन्हें डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए सब्सिडीज़ पे अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। देन क्या है ना कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 36,000 यूनिट्स पर मंथ की है, और ये अभी लगभग करने लगे हैं 36,000। तो इन्हें और कैपेसिटी चाहिए आगे चल के सेल करने की। तो इन्होंने और एक प्लांट लगाया है, और वो प्लांट अभी भी इन प्रोसेस है चलने के लिए, लेकिन इन फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक वो लाइव हो जाएगा। तो ये न्यू प्लांट लगा रहे हैं, देखिए औरंगाबाद में लगा रहे हैं। तो ये आगे चल के टाइमलाइन्स में आ जाएगा। जो इनका ईएल प्लेटफ़ॉर्म है, जो ये बता रहे थे ना कि ईएल प्लेटफ़ॉर्म जिसकी वज़ह से इनकी कॉस्ट में रिडक्शन होगा, वो अभी क्या है, ये हुसूर वाले प्लांट से ही शुरू कर देंगे, ताकि इनकी जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन्स हैं, वो खराब ना हो, ईएल की टाइमलाइन्स खराब ना हो। मतलब इन्होंने बोला था कि हम लोग ईएल इस पॉइंट से यूज़ करना शुरू कर देंगे। अभी क्या है ना कि इनके औरंगाबाद वाला प्लांट जो है, वो उसमें कुछ डिलेज़ आ गए हैं उनके, उसमें कुछ सेट इन्होंने लाइसेंसेस लेने थे, सर्टिफ़िकेशन लेने थे, उसकी वज़ह से 2-3 महीने के डिलेज़ हुए हैं। देन जो कस्टमर है ना, वो भी अभी कि टीसीओ से तो सोचता नहीं है, उसे बताता है मैनेजमेंट कि उसे पहले प्रोडक्ट स्टेज पे विन करना पड़ेगा। स्टेज पे विन करेगा उसकी परफ़ॉर्मेंस से, उसकी टेक्नोलॉजी से, देन उसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस से, कन्वीनियंस से, और अगर उसका मेंटेनेंस भी आगे चल के नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड। तो और उसी लाइन्स पे जो है ना, एथर अपनी मार्केटिंग भी करता है। जैसे उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्होंने अपनी मार्केटिंग करी, और ये इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया था, ज़्यादा मत सोचो एथर ले लो। और ये वारंटी भी देते हैं कि 70% रेंज गारंटी रहेगी इनकी, इवन आफ्टर 8 इयर्स। और अभी इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, कुछ ज़ीलियो जो 60-70 किलोमीटर वाली स्कूटी बनाते हैं और 60-70 हज़ार में देते हैं। तो ये सब 1 लाख रुपए वाले जो सेगमेंट है ना, मैनेजमेंट बोला है कि वो थोड़ा पुश आया था उसमें, बट उसका में बहुत स्ट्रक्चरल डिमांड नहीं है, और इसलिए वो एज़ इफ कुछ उसे बहुत बड़ा थ्रेट नहीं देखते अपने बिज़नेस में। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज़ करते हैं एथर के एफवाई 26 और एफवाई 27 के रेवेन्यूज़ प्रेडिक्ट करने में। अभी देखते हैं कि अभी तक इनके लास्ट ईयर 351 स्टोर्स थे। इस साल के एंड तक वो बता रहे हैं कि 700 स्टोर्स हो जाएँगे, और उसके साथ मैं अज़्यूम कर रहा हूँ एफवाई 27 में 200 स्टोर और लगाएँगे और 900 हो जाएँगे, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स के भी 900 हज़ार स्टोर्स हैं, तो ये भी कोशिश करेंगे कि अपना स्टोर जो काउंट है वो 900 हज़ार तक ले जाएँ। अब जैसे कि हम लोग करते हैं एक रिटेलिंग कंपनी में, रेवेन्यूज़ प्रेडिक्ट करते हैं, उसके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हैं, वैसे ही हम अब एथर का करेंगे। एथर का ना इंडस्ट्री ग्रोथ, अब आप देखो कि ये वाहन से डेटा लिया हुआ है। इसमें बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना, वो लास्ट एफआई 24 से एफआई 25 में 11% से ग्रो करी है। तो मैंने देखा कि पहले अगर 100 बिकती थी तो 1 साल बाद 111 बिकेंगी। तो 11% का जंप है। इनका साउथ इंडिया में जो मार्केट है, वो एक सॉलिड मार्केट है, वहाँ पे बहुत ग्रोथ नहीं आ रही है। जो भी ग्रोथ है इनके करंट स्टोर से ही आ रही है। तो मैं अगर साउथ के स्टोर्स का ग्रोथ देख लूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि एथर की सेम स्टोर से कितनी ग्रोथ आ रही है। तो उससे एसएसजी मुझे पता लग जाएगा। अब साउथ में पेनिट्रेशन कितना था पहले, 22.8%, अभी कितना हो गया, 25%। तो अगर मैं निकालूँ 22.8% ऑफ 100, तो आएगा 22.8, और 25% ऑफ ए 111 निकालूँगा तो आएगा 27, और इसकी ग्रोथ आ जाएगी अराउंड 21% की। तो वही लिया है मैंने यहाँ पे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ना वो 20% है एफवाई 26 में, और नेक्स्ट ईयर में मैं अज़्यूम कर रहा हूँ थोड़ा कम हो जाएगा, और वो 15% पे हो जाएगा। अब आप देखो कि स्टोर्स की ग्रोथ की एडिशन कितनी हुई, पहले थे 351 और अब 700 हो गए, तो 349 स्टोर्स ये खोल रहे हैं इस साल, और नेक्स्ट ईयर 200 और खोलेंगे। तो 99% की तो स्टोर्स की ग्रोथ हो गई। अब सेल्स ग्रोथ क्या हुई है, जो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है,
अभी देखते हैं ग्रोथ जो आ रही है वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी आ रही है, 2706। वो कैसे निकाला? 20% की ग्रोथ ऑन 2255। तो ये आपको 2706 मिल जाएगी। और रेवेन्यू ग्रोथ न्यू स्टोर आपने लगाए 350। तो मैंने क्या किया कि एक स्टोर से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, मल्टीप्लाई बाय 350। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको कैलकुलेटेड रेवेन्यू मिल जाएगा अराउंड 3957, जो कि 75% अप है लास्ट ईयर के। सिमिलरली 27 के लिए एक्सरसाइज करोगे तो 57% अप है। तो अब आपके दिमाग में ये आ गया कि इसकी इधर की ग्रोथ नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब ये आगे आधा साल FY26 का और अगला जो FY27 है, उसमें अबव 50% की रहने वाली है। तो ये आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि नेक्स्ट 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। अच्छी ग्रोथ रहेगी तो स्टॉक भी अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। सिमिलरली मैंने क्वार्टर के लिए भी रेवेन्यू फोरकास्ट किया, और मुझे दिख रहा है यहाँ से कि नेक्स्ट 1.5 साल में इनकी कहीं भी बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रोथ में बहुत डिप नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे मैनेजमेंट बोल रहा है कि एबिटा जो है वो पॉजिटिव पे ले आएंगे, ये वैसे वैसे आप देखोगे कि FY27 के एंड तक आते आते इनका एबिटा पॉजिटिव भी हो सकता है। बट वो देखना पड़ेगा कि अपनी कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एबिटा पॉजिटिव भी हो जाए, इवन पैट पॉजिटिव भी हो जाए नेक्स्ट 2 ईयर्स में। अभी थोड़ा वैल्यूएशंस पे डिस्कशन करते हैं इसका। हमें पता था कि जो इनका FY26 का रेवेन्यू है वो अराउंड 3957 आएगा, FY27 का 6123 आएगा। उसी से मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी, और इनका एंटरप्राइज वैल्यू अभी चल रहा है 26,000 को समथिंग। तो इनको मैं वैल्यू, अभी तो कोई ये पैट भी नेगेटिव है, एबिटा भी नेगेटिव है, तो मैं इनका जो वैल्यूएशन है ना EV बाय रेवेन्यू के बेसिस पे करूँगा। करंटली इनका एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय रेवेन्यू जो चल रहा है वो 9 के अराउंड चल रहा है। अभी आप देखो कि मैंने 3 केसेस लिए हुए हैं, एक बुल का, एक बेस का और बियर का। बुल में मैं मान रहा हूँ कि EV बाय रेवेन्यू 10 पे चला जाएगा, बेस में 8 पे रहेगा और बियर में 6 पे रहेगा। तो आप इस रेवेन्यू को ना अगर इस फिगर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसकी वैल्यूएशन मिल जाएगी, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगी। अभी करंटली कितनी चल रही है, 26,000। और अगर ऐसा बुल केस में सिनेरियो हुआ तो 39,000 हो जाएगी। बेस केस में रहा तो 31 हो जाएगी, और बियर केस में रहा तो 27 हो जाएगी। सिमिलरली FY27 के लिए करोगे तो आपको ये फिगर्स मिलेंगी। बट इससे क्या है ना कि आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस जो है ना वो नेक्स्ट 2 या 1.5 साल में 135% पे हाईएस्ट जा सकता है। अगर आप 61,000 को डिवाइड करोगे 26 से, तो ये फिगर आएगा। और लोएस्ट जा सकता है 9%। तो देखो आपको एक ब्रॉडर रेंज मिल गया कि आपको 9 - 9% से 135% तक स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सिनेरियो कैसा है। बट लेकिन ये हाई चांसेस है कि स्टॉक जो है इनमें मूव करे। अभी थोड़ा एंटीथेसिस और रिस्क डिस्कस करते हैं। एथर जो है ना एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है, और प्रीमियम प्रोडक्ट के नीश कस्टमर्स होते हैं। अब जैसे जैसे ये अपने एक्सपीरियंस सेंटर खोल लेगा और अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर देगा, तो इनका ये क्या है कि प्लेटू भी कर सकते हैं जल्दी जाके, क्योंकि इंडिया में 1-1.5 लाख रुपए की स्कूटी बहुत ही कम लोग खरीद सकते हैं। तो हो सकता है कि इवन वॉल्यूम आने के बाद भी उस वॉल्यूम पे ना पहुँचें जिसमें ये EBITDA पॉजिटिव हो जाए या पैट पॉजिटिव हो जाए। तो वो देखना पड़ेगा। देन मार्जिन में भी सीलिंग है। मतलब इनका EBITDA अभी तो नेगेटिव ही है, लेकिन हो सकता है कि कितनी भी कॉस्ट कम कर लें, इनका EBITDA 10% से ऊपर ना जा पाए, कितने भी वॉल्यूम पे। तो एक मार्जिन की सीलिंग है कि ये एक बिज़नेस ही ऐसा है जिसका EBITDA मार्जिन 5 से 10% का रहेगा। देन इनका कॉम्पिटिशन जो है ना वो हीरो, टीवीएस, बड़े-बड़े ओईएम्स हैं जिनके पास मैसिव रिसोर्सेज़ हैं, डीलर का लेवरेज है, सप्लाई चेन का लेवरेज है, देन इनके पास रिसोर्सेज़ हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज़ हैं। तो ये क्या है कि इन्हें बहुत ही प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। और एथर जो है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि वो सेम प्रीमियम प्रोडक्ट कम प्राइसेज़ में दे दें, तो एथर का क्या है कि मार्केट शेयर कैप्चर करने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी।
देन ये अपना चार्जिंग इंफ्रा तो बैठा रहे हैं, बट वो क्या है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ऐसा कोई मोट नहीं क्रिएट कर रहे वो, कि जैसे टेस्ला के चार्जर्स हैं, रोज़ टेस्ला में यूज़ होते हैं। तो ऐसा कोई मोट नहीं क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये सिर्फ़ ईथर की स्कूटी चार्ज हो। और ये कैपिटल इंटेंसिव तो होता ही है, आपको एक जगह पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और चार्जिंग स्टेशन बनाना है, तो उससे पैसा खर्च होता है। फिर अभी भी जो सब्सिडी मिलती है वो थोड़ा वॉलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है, और क्या हो सकता है कि उससे फिर इनके रेवेन्यू डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या है ना कि ये कोई भी अपना सप्लायर चेंज करते हैं चाइना से, है, अपने रेयर अर्थ मेटल के लिए, तो उन्हें फिर इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ता है वो पर्टिकुलर सप्लायर। और वो रजिस्टर कराएगा तो क्या होता है कि डिलेज हो जाते हैं सब्सिडी में, जो ये कंप्लीट क्लेम करना चाहते हैं उनके इंसेंटिव डिले हो जाते हैं। सिर्फ क्या होता है कि फिर EBITDA मार्जिन पे प्रॉब्लम आती है। देन अभी ये बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आपने देखा एक्सपीरियंस सेंटर जो थे वो पहले 350 थे, फिर उन्होंने 350 एक ही साल में लगा दिए। अब ये क्या है ना, इससे उनकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो सकता है किसी भी जगह पे। देन रिसीवेबल बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि ये तो अपना पूरे सेल जो है वो डीलर्स को करते हैं, डीलर करता है आगे, तो इन्वेंट्री बिल्डअप तो हो ही सकता है अगर प्रोडक्ट में वो पुश ना है तो। उससे क्या होगा, इनका फ्री कैश फ्लो जो है वो थोड़ा अटक जाएगा, इन्वेंटरीज में अटक जाएगा और रिसीवेबल्स में अटक जाएगा। देन इनकी जो बैटरीज है ना, वो अभी भी इनका पर्सपेक्टिव नहीं है मार्केट में ऐसा कि ये मतलब अनसर्टेन है, क्योंकि इसका रीसेल प्राइस अभी बहुत डिस्कवरेबल नहीं है। अभी तक इतना रीसेल मार्केट डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या होता है ना कि इसे अभी भी ऐसा एक ईवी नहीं देखते, एक व्हीकल नहीं देखते, कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरह देखते हैं। क्योंकि कंज्यूमर लाइक फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो एक टाइम के बाद खराब हो जाएगी, उसके बाद फिर वो स्कूटी की कोई वैल्यू नहीं रही। तो अभी तक इनका रीसेल मार्केट जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ है। अगर वो जब तक डेवलप नहीं होगा ना, तब तक एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आज भी एक एक इंसान जो भी टू व्हीलर खरीदता है, वो देखता है कि मेरा डिप्रिसिएशन कैसे हो रहा है, और 5 साल के बाद अगर वो अपनी बाइक निकाल सकता है तो वो निकाल देता है और नई बाइक खरीद लेता है। लेकिन इसमें क्या है कि मैं 1.5 लाख रुपए लगाऊंगा, बैटरी खराब हो गई और 5 7 8 साल बाद ख़त्म हो गई, तो फिर उसका क्या करूँ मैं? कोई रीसेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो 1.5 लाख रुपए पूरे वेस्ट हो गए। जबकि एक बाइक के केस में आप 1.5 लाख की बाइक खरीदोगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये तब भी मिल जाएँगे, क्योंकि बाइक की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रही है। फिर रीसेल जो आपका मार्केट है वो भी है, और उसकी भी प्राइसेज़ बढ़ रही हैं। तो एक अनसर्टेनिटी है दिमाग में कि अ, ये व्हीकल जो है वो कितना चलेगा, कैसे चलेगा? तो ये कुछ मोटा-मोटी एंटीथेसिस और रिस्क है जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। फाइनली दीज़ आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे स्मॉल केसेस हैं। यू कैन गो एंड चेक देम आउट। And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share and subscribe. अगर आपका कोई भी डाउट है तो you can ask me in the comment section, and I'll see you guys in the next video.